गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम वन जीन वन एंजाइम संकल्पना की बात कर रहे थे और जिसको किसने दिया था, बीडल और टाटम ने दिया था। और किस पर दिया था, किस पर प्रयोग किए थे, न्यूरोस्पोरा क्रेसा पर। अब इस न्यूरोस्पोरा क्रेसा के लाइफ साइकिल की बात करते हैं, हम जीवन चक्र की बात करते हैं। न्यूरोस्पोरा क्रेसा का जीवन चक्र। क्योंकि यहाँ पर लैंगिक अलैंगिक दोनों ही चक्र पाए जाते हैं, तो न्यूरोस्पोरा जीवन क्रेसा के जीवन चक्र की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले पाते हैं कि जो एस्कोमाइसिटीज वर्ग की जो कवक होती हैं, ये कवक पटयुक्त होती हैं। कवक कैसी होती हैं? पटयुक्त होती हैं यहाँ पर, और शाखित होती हैं। जब कोई कवक पटयुक्त होती है तो प्रत्येक पट के अंदर अलग अलग केंद्रक पाया जाता है। प्रत्येक पट के अंदर अलग अलग केंद्रक उपस्थित होता है, तो ये शाखित और पटयुक्त होती हैं। इन कवक का जो वायवीय भाग होता है, इन कवक का जो वायवीय भाग होता है, ये वायवीय भाग कैसा होता है? गुलाबी रंग का, पिंक होता है। वायवीय कवक कैसी होती हैं? पिंक रंग की होती हैं, इसलिए इन्हें हम पिंक मोल्ड, पिंक ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। पिंक ब्रेड मोल्ड, वायवीय भाग पिंक होने की वजह से पिंक ब्रेड मोल्ड कहते हैं। अब इसके लैंगिक चक्र की अगर हम बात करते हैं, हम यहाँ पर लैंगिक चक्र को देखेंगे। लैंगिक चक्र की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लैंगिक चक्र में जो दोनों ही यहाँ पर संगमित होने वाले मैटिंग टाइप्स होती हैं लैंगिक चक्र में, क्योंकि यहाँ पर मैटिंग टाइप्स का निर्माण होगा। संगमी प्रजाति, जैसे इनको हम नर और मादा, क्योंकि नर और मादा जब मैटिंग करती हैं तभी जाके लैंगिक चक्र पूरा होता है। नर और मादा अलग अलग होंगे और उनके मैटिंग करने के बाद में जब जायगोट बनेगा तो वहां पर विभिन्नताएं होती हैं, आप लोग जानते हैं इस चीज को। तो यहाँ पर जो मैटिंग टाइप्स होती हैं, यहाँ पर मैटिंग टाइप्स दो होती हैं। फिक्स नहीं कहते कि ये नर है या मादा है, इनको हम +A और -B से शो करते हैं। एक +A होगी और दूसरी कौन सी होगी? -B होगी। जब ये दोनों पास पास आएंगी, पास पास आके संयुक्त हो जाएंगी, तो संयुक्त होने के बाद में यहाँ किसका निर्माण होगा? जाइगोट का। दोनों अलग अलग प्रभेदों के पास आने से संयुक्त होंगी, संयुक्त होने के बाद में यहाँ पर जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ पर ये तो पीछे की बात है, पहले बात करते हैं हम यहाँ पर जो मादा पार्ट होता है, मादा पार्ट होता है, या फिर कहें कि मादा तंतु जो होता है, इस मादा तंतु में कुछ विशेष संरचनाओं का निर्माण होता है। तो यहाँ मादा पार्ट में एस्कोगोनियम का निर्माण होता है। एस्कोगोनियम का निर्माण होता है। ये इस प्रकार की कुछ संरचना होती है। और इस एस्कोगोनियम का जो शीर्ष पार्ट होता है, ये ट्राइकोगाइन कहलाता है। एस्कोगोनियम का जो शीर्ष पार्ट होता है, ये शीर्ष पार्ट क्या कहलाता है? ट्राइकोगाइन कहलाता है। और यहाँ पर क्या है? ये एगुणित सेल, और ये कहलाती है
एस्कोगोनियम। अब यहाँ पर जो ट्राइकोगाइन है, ये ट्राइकोगाइन जो मेल गेमेट है, जो मेल गेमेट है, इस मेल गेमेट को अट्रैक्ट करने का कार्य करेगा। यहाँ से कुछ स्राव होते हैं और मेल गेमेट इससे जाकर के चिपक जाता है, ट्राइकोगाइन से जाकर के मेल गेमेट चिपक जाता है। कुछ समय बाद में इनकी जो संयुक्त भित्ति होती है वो गल जाती है। गलने के बाद में केंद्रक अंदर चला जाता है। मेन पार्ट किसका होता है? केंद्रक का। ये केंद्रक धीरे धीरे अंदर चला जाएगा और अंदर जाकर के इसी के साथ संयुक्त हो जाएगा और यहाँ पर द्विगुणित जाइगोट का निर्माण हो जाता है। जब यहाँ द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होगा तो ये सारी संरचनाएं क्या हो जाएंगी? खत्म। ये सारी संरचनाएं यहाँ पर खत्म हो जाती हैं। खत्म होने के बाद में यहाँ जिसका निर्माण हुआ है ये कहलाता है एस्कस। जिस संरचना का यहाँ पर निर्माण होता है ये संरचना क्या कहलाती है? एस्कस कहलाती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ चारों तरफ जहां पर ये एस्कस प्रेजेंट है वहां पर कवक जाल और भी उपस्थित है। जब यहाँ पर एस्कस का फॉर्मेशन हो जाता है तो कवक जाल इसको चारों तरफ से इस प्रकार से आच्छादित कर लेता है, ढक लेता है। तो यहाँ पर इसको कवक जाल के द्वारा क्या सीथिंग हो गई? आच्छादित कर लिया गया। इस कवक जाल ने अब इसको आच्छादित कर लिया। आच्छादित करने के बाद में यहाँ जो संरचना बनती है इस संरचना को बोलते हैं हम पेरिथीसिया। पेरिथीसिया। जब आप लोग थर्ड पेपर पढ़ोगे वहां पर आएंगी ये सारी चीजें, कवक पढ़ेंगे हम सेपरेट रूप में। तो यहाँ पर एस्कोमाइसिटीज, जो एस्कोमाइसिटीज की कवक होती हैं, इन कवकों की विशेषता होती है किसका निर्माण? फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण। ये जो पेरिथीसिया बना है ये पेरिथीसिया क्या कहलाती है? फ्रूटिंग बॉडी। ये चीज याद रखना कि एस्कोमाइसिटीज की कवक के अंदर फ्रूटिंग बॉडी बनती है और फ्रूटिंग बॉडी बनने के बाद में जो जाइगोट है इस जाइगोट में क्या होता है? मियोसिस होती है। तब तक मियोसिस नहीं होगी जब तक फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण नहीं होगा। तो ये पेरिथीसिया कहें या फ्रूटिंग बॉडी कहें एक ही बात होती है। तो कवक जाल के आच्छादित करने के बाद में यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण हो जाता है। अब क्या होगा? यहाँ यहाँ पर जो जाइगोट बना है, पूरा काम फ्रूटिंग बॉडी के अंदर चल रहा है। इस जाइगोट में होगी मियोसिस, क्योंकि मियोसिस होती ही तब है जब फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण हो जाता है। पता है हम लोगों को मियोसिस के बाद में 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, पढ़ चुके हम लोग। तो यहाँ पर 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा। ये कैसी है? 2n। मियोसिस हुई तो सभी कैसी होंगी? एगोणित। अब इन चारों में 2 एक प्रकार की होंगी और 2 एक प्रकार की होंगी, मतलब 2 नर प्रभेद की होंगी और 2 मादा प्रभेद की होंगी। मियोसिस के बाद में ये क्या बन गए? एस्कोस्पोर। यहाँ पर एस्कोस्पोर्स का निर्माण हुआ है। ये यहाँ पर 4 एस्कोस्पोर बन गए। अब चारों एस्कोस्पोरों में यहाँ पर होगी माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। अब यहाँ पर जब माइटोसिस होगी तो माइटोसिस से क्या होती है? एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण।
और माइटोसिस में बनने वाले जो होते हैं वो बिल्कुल सेम कैसे होते हैं, अपने जनक के समान। माइटोसिस पढ़ाई थी जब, आपको बताया था कि माइटोसिस से बनने वाली जो सेल होती हैं बिल्कुल अपने जनक के समान होती हैं। अब यहां पर 8 एस्को स्पोर का निर्माण हो गया। 8 एस्को स्पोर का निर्माण हो गया, जिसमें से 4 एक प्रभेद के हैं और 4 एक प्रभेद के हैं। और ये चारों के चारों जमे कैसे होते हैं, इस प्रकार से। एस्कस के अंदर बिल्कुल इस प्रकार से ऊर्ध्व अवस्था में ये जमे हुए होते हैं। अब ये आठों के आठों एस्को स्पोर जब जर्मिनेट होंगे, अंकुरित होंगे, तो यहाँ पर 4 इस प्रभेद के माइसीलियम बनेंगे और 4 इस प्रभेद के कवक तंतु बनेंगे। माइसीलियम मतलब कवक तंतु, तो 4 इस प्रकार के बनते हैं और 4 इस प्रकार के बनते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही प्रकार के जो कवक तंतु होते हैं वो कैसे होते हैं, पास पास प्रेजेंट होते हैं। और जब भी लैंगिक जनन होगा तो यहाँ पर मादा प्रकार के कवक तंतुओं से मादा एस्कोगोनियम का निर्माण हो जाएगा और नर प्रकार के कवक तंतुओं से यहाँ पर नर के गैमेट्स का निर्माण हो जाएगा। तो ये तो था इसका लैंगिक चक्र। अब यहाँ पर मेन जो आती है वो आती है यहाँ, अब इसके प्रयोग को देखते हैं। जो बीडल और टाटम ने यहाँ पर प्रयोग किए थे वो प्रयोग क्या किया था। न्यूरोस्पोरा में जैव रासायनिक उत्परिवर्तन। न्यूरोस्पोरा में जैव रासायनिक उत्परिवर्तन। बीडल और टाटम ने न्यूरोस्पोरा में जैव रासायनिक उत्परिवर्तन को समझाने के लिए यहाँ पर अभी जो हमने लैंगिक चक्र देखा था वहां हमने क्या देखी थी, जायगोट फॉर्मेशन हो गया, जायगोट के बाद में मियोसिस होती है। तो यहाँ पर मियोसिस से पहले न्यूरोस्पोरा को लिया था। तो मियोसिस से पहले यहाँ पर जो जायगोट होता है वो चारों तरफ से क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। चारों तरफ से कवक जो होती हैं, कवक तंतु होते हैं, माइसीलियम चारों तरफ से घेरे हुए होते हैं, घेर करके क्या बनाते थे, फ्रूटिंग बॉडी बना लेते हैं। तो इन्होंने वहां से इसको लिया, इसके अंदर मियोसिस पीछे कराई, पहले इसके अंदर यहाँ पर कुछ म्यूटेशन प्रेजेंट किए, और म्यूटेशन किससे, एक्स रेज के द्वारा। तो यहाँ पर बीडल और टाटम ने एक्स रेज का यूज किया और एक्स रेज का यूज करके यहां पर म्यूटेशन कराए। बीडल और टाटम ने एक्स रेज का यूज करके यहां पर म्यूटेशन कराए, और म्यूटेशन कराने के बाद में प्रत्येक एस्कोस्पोर का, क्योंकि इस प्रकार से 8 थे तो यहां पर अलग अलग करके मोनो एस्कोस्पोर्डियल संवर्धन कराया। एक एक को लेकर के टेस्ट ट्यूब में लिया और टेस्ट ट्यूब में लेकर के इनका अलग अलग संवर्धन कराया। तो इसको क्या कहते हैं, मोनो एस्कोस्पोर्डियल संवर्धन। और उसके बाद में पाया कि यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट था और क्या एब्सेंट था। तो यहाँ पर सभी के अंदर कुछ अंतर पाए गए। तो देखते हैं यहाँ पर हम डायग्राम के जरिए पहले
ये कॉनेडिया है, क्योंकि जब जब एक्सेस का निर्माण होता है तो कॉनेडियम धर पर कॉनेडियाओं का निर्माण हो जाता है। तो ये जो कॉनेडिया हैं, इन कॉनेडिया पर हमने एक्स रेज डाल दी, यहाँ एक्स रेज डाल दी। एक्स रेज डालने के बाद में इनको एक टेस्ट ट्यूब में लिया, और टेस्ट ट्यूब में लेकर के टेस्ट ट्यूब के अंदर ये एक्स रेज डालेंगे। फिर इसके बाद में एक्सरेज डाली। एक्सरेज डालने के बाद में इन कॉनेडियाओं को इसके साथ में जो दूसरा माइसीलियम है, जो वाइल्ड टाइप का है, जंगली प्रजाति का है, ये भी जंगली प्रजाति का है, और यहां पर जो ले रहे हैं ये भी जंगली प्रजाति का है। यहाँ स्टूडेंट दो प्रकार के सॉल्यूशन का यूज होता है, ठोस माध्यम का यूज होता है। एक तो होता है कंप्लीट, पूर्ण ठोस माध्यम, और दूसरा होता है मिनिमल, अल्पतम, मिनिमल। तो यहां पर ये जो जंगली प्रजाति है ये तो है कंप्लीट वाली, और यहां पर ये जो जंगली प्रजाति है ये है अल्पतम पोषक माध्यम वाली। अल्पतम पोषक माध्यम वाली को लिया, इसके कॉनेडिया पर या एक्सरेज डाली। एक्सरेज डालने के बाद में अब इन दोनों को मैटिंग करा दी, इस प्रजाति के की और इस प्रजाति के की यहाँ पर हमने मैटिंग करा दी। और मैटिंग कराने के बाद में अब यहाँ पर मैटिंग से जो जाइगोट बना है उस जाइगोट को ये कॉटन लगी हुई है ऊपर इनके, यहां पर लेकर के छोड़ दिया। ये भी क्या है, इसमें पोषक माध्यम है, तो यहां लेकर के अब इसको छोड़ दिया। जब इसका यहाँ पोषण होगा, मियोसिस होगी, एक्सरेज डाल चुके हैं पहले, अब यहां पर मियोसिस होगी, तो यहां पर 8 एस्कोस्पोर का निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 एस्कोस्पोर का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ 8 एस्कोस्पोर बन गए, जो कैसे ऊर्ध्व लीनियर स्थिति में प्रेजेंट है, 8 के 8 एस्कोस्पोर। अब इन 8 एस्कोस्पोरों को हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। आठों के आठों एस्कोस्पोर को हमने अलग कर लिया, और आठों ही एस्कोस्पोर को यहां हमने लिया और लेकर के यहां पर कंप्लीट मीडियम के अंदर इनको डाल दिया। यहां कंप्लीट सभी को टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया, जो कंप्लीट मीडियम वाली थी। जब इनको डाला तो यहां पर मीडियम कौन सा है, यहां मीडियम है कंप्लीट। जब इनको कंप्लीट कल्चर मीडियम में डालेंगे तो यहाँ पर ग्रोथ होगी, और ग्रोथ होकर के क्या बनेगा, यहाँ पर माइसीलियम। तो यहाँ पर माइसीलियम का निर्माण हो गया, सभी के अंदर यहाँ पर माइसीलियम का निर्माण हो गया।
जब यहाँ पर माइसीलियम का निर्माण हो जाता है तो उसके बाद में इन सभी को लेकर के मिनिमल कल्चर मीडियम के अंदर डाल देते हैं। अब इन सभी को लेंगे और यहाँ पर मिनिमल कल्चर मीडियम के अंदर डाल देंगे, क्योंकि मिनिमल कल्चर मीडियम के अंदर डालने पर ही हमको पता चलेगा कि किसकी ग्रोथ हो रही है और किसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। क्योंकि जब तक कंप्लीट मीडियम में रहेंगी इनको पूरा पोषण मिलेगा, और पूरा पोषण मिलेगा तो ग्रोथ भी कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर इन टेस्ट ट्यूब को अंकित कर देते हैं। और अंकित करेंगे तभी तो पता चलेगा किस टेस्ट ट्यूब में वृद्धि हो रही है और किस में नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जहां जहां ग्रोथ हो रही है वो हमको दिख जाएगी, और जहां ग्रोथ नहीं होगी वो हमें यहाँ पर खाली दिख जाएंगी। ये जो है वो क्या है, माइसीलियम, कवक तंतु। और यहाँ कौन सा माध्यम है, मिनिमल कल्चर मीडियम, अल्पतम पोष माध्यम। यहाँ पर अल्पतम पोष माध्यम है, यहाँ पर पूर्ण पोष माध्यम है। अब यहाँ जो टेस्ट ट्यूब नंबर 3 है, इस 3rd टेस्ट ट्यूब नंबर में यहाँ पर हमको किसी भी प्रकार की ग्रोथ नजर नहीं आ रही। यहाँ ये जो 3rd नंबर की टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पर हमको किसी भी प्रकार की कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। तो इसके आधार पर यहाँ पर कुछ निष्कर्ष निकाले गए। बीडम और टाटम ने यहाँ पर जब कुछ निष्कर्ष निकाले तो इन्होंने कहा कि जब एक्सरेज देने के बाद में मिनिमल माध्यम में पली हुई जंगली प्रजाति में एक्सरेज दी जाती है और उसकी दूसरी जंगली प्रजाति के साथ में मैटिंग कराई जाती है, और यहाँ पर जो एस्कोस्पोर बनते हैं उन एस्कोस्पोरों को जब हम कंप्लीट कल्चर मीडियम में ग्रोथ कराते हैं तो यहाँ पर सभी ग्रोथ करते हैं। ये एस्कोस्पोर है, सभी जितने भी हैं ये सभी एस्कोस्पोर है। तो यहाँ पर कंप्लीट कल्चर मीडियम में सभी की सभी ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन जब इनको हम मिनिमल कल्चर मीडियम में अल्पतम पोष माध्यम में वृद्धि कराते हैं तो यहाँ पर कुछ वृद्धि प्रदर्शित नहीं करती। जो यहाँ पर वृद्धि प्रदर्शित नहीं कर रही हैं वो ही क्या है, म्यूटेंट। तो इसका मतलब जब हमने एक्सरेज डाली हैं, इस एक्सरेज से क्या हो गई, वो उत्परिवर्ती हो गई, उत्परिवर्तित हो गई। वो क्या कहलाई, यहाँ पर म्यूटेंट कहलाई। जिसने ग्रोथ कर ली वो नॉर्मल थी और जिन्होंने ग्रोथ नहीं की वो क्या है, यहाँ पर म्यूटेंट। तो यहाँ पर जो 3rd नंबर की जो टेस्ट ट्यूब है, इस 3rd नंबर की टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर म्यूटेंट प्रजाति प्रेजेंट है, जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स को स्रावित करने की कैपेसिटी नहीं है, और जिन एंजाइम्स को यहाँ पर वो स्रावित नहीं कर पा रही है उसी की वजह से यहाँ पर इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इस सब चीज से यहाँ पर बीडल और टाटम ने कुछ निष्कर्ष निकाले थे। यहाँ पर बीडल और टाटम ने कुछ निष्कर्ष निकाले थे। इनके अनुसार जो नेरोस्पोरा की जो पर्सबोधित म्यूटेंट हैं, ऑक्सोट्रॉफ, वर्ध पोषित, म्यूटेंट, जो यहाँ पर म्यूटेंट हुई है उनको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सोट्रॉफ, वर्ध पोषित, जिनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, किसमें, मिनिमल में, अल्पतम माध्यम में। तो यहाँ पर जो ऑक्सोट्रॉफ म्यूटेंट हैं, ये जो ऑक्सोट्रॉफ म्यूटेंट हैं इनके अंदर
कुछ विशेष प्रकार के, यहाँ पर विशेष प्रकार के जैव रासायनिक पदार्थ, जैव रासायनिक पदार्थ का संश्लेषण नहीं हो रहा है। अब जो विशेष जैव रासायनिक पदार्थ है, इस विशेष जैव रासायनिक पदार्थ का जब संश्लेषण नहीं हो रहा है तो यहां पर जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया भी क्या हो गई, रुक गई। क्योंकि कोई भी एंजाइम होता है वो एंजाइम क्या करता है, किसी भी अभिक्रिया की गति को तीव्र करता है, अभिक्रिया की गति को तीव्र करता है या फिर उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर जब ये संश्लेषण करने में असमर्थ है तो ये अभिक्रिया भी यहाँ पर नहीं होती है, और अभिक्रिया नहीं होती है तो उसकी ग्रोथ भी नहीं होती है, ग्रोथ भी नहीं होती है। तो बीडल और टाटम ने इस सब से एक ही निष्कर्ष निकाला, और वो निष्कर्ष क्या था, वो निष्कर्ष था कि यहाँ पर जो जीन होती हैं, और जीन भी कौन सी, विशेष, इस विशेष जीन के द्वारा एक एंजाइम का स्रावण होता है, एक जीन के द्वारा एक एंजाइम का स्रावण होता है, और ये एंजाइम इस रिएक्शन को कराने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार। जिस जीन के द्वारा इस एंजाइम का जिसका स्रावण हो रहा है वो उस क्रिया को कराने के लिए जिम्मेदार होता है, और जिस अभिक्रिया के बाद में ग्रोथ होती है। अब यहाँ पर जहाँ हमने म्यूटेंट प्रेजेंट को लिया है, उस म्यूटेंट प्रेजेंट में ये जीन क्या हो गया, म्यूटेंट हो गया, उत्परिवर्ती हो गया। उत्परिवर्ती होने के कारण इस एंजाइम का स्रावण नहीं कर पा रहा है, इस एंजाइम का स्रावण नहीं कर पा रहा है तो वो विशेष रिएक्शन नहीं हो रही है जिससे उस पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो उसके बाद में ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो इस विधि के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पर पदार्थों को लिया, पोषक पदार्थों को लिया, और भिन्न भिन्न पदार्थ के पोषक पदार्थों को लेकर के यहाँ पर पता लगाया कि किसकी वजह से, किस पदार्थ की वजह से कौन से प्रकार का एंजाइम नहीं बन रहा है, किसकी वजह से ग्रोथ रुक रही है और कब रुक रही है, किस स्टेप में रुक रही है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, आगे पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टेप में कौन से स्टेप में किस जगह पर किस पदार्थ के कारण ग्रोथ रुक रही है। तो इस आधार पर बीडल और टाटम ने यहाँ पर न्यूरोस्पोरा की एक एक स्टेप को इन्होंने बताया, और एट लास्ट ये सिद्धांत दिया कि एक जीन एक एंजाइम के स्रावण के लिए जिम्मेदार होती है। बाद में पता चला कि जो एंजाइम्स होते हैं, बीडल और टाटम ने जो दिया था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन यहाँ पर कई बार क्या होता है कि एक एंजाइम एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड के बने होते हैं, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड के बने होते हैं। तो बाद में इसको क्या दे दिया गया, केवल इसमें इतना अंतर किया गया था, 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड। हाइपोथेसिस, एक एंजाइम एक पॉलीपेप्टाइड संकल्पना कह दिया गया। यहाँ पर बीडल और टाटम द्वारा जो संकल्पना दी गई थी, जो यहाँ पर ये चीज बताई गई थी, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, जिसके द्वारा ही पता चल पाया कि यहाँ पर जीन्स के कुछ विशिष्ट जीन के द्वारा, जो विशिष्ट जीन होती हैं उनके द्वारा किसी एंजाइम का स्रावण किया जाता है, और वो एंजाइम्स ही रिएक्शंस को एक्टिवेट करते हैं और रिएक्शंस को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में।